तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पॉलिटिकल विंग के तौर पे निकली 2015 में, और फिर 2018 में इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वोट्स बहुत बड़ी तादाद में जो है उन्होंने लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द पब्लिक पल्स के साथ मैं हूँ बशीर बुखारी। और आज का जो गर्म तरीन मामला है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने, पंजाब कैबिनेट ने एक दफ़े फिर बैन अप्रूव किया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर। और ना सिर्फ बैन को अप्रूव किया है बल्कि उसकी समरी भी फॉरवर्ड की है फेडरल गवर्नमेंट को। उसके साथ साथ ये सिफारिशात भी मुरतब की हैं कि जितनी तहरीक की जितनी लीडरशिप है उन सबको फोर्थ शेड्यूल में डाला जाए, उसके एसेट्स को फ्रीज किया जाए और उसके साथ साथ एक क्रैकडाउन उनके एक्टिविस्ट के हवाले से भी जारी है। तो अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा वक्त नहीं लेगा इस बैन को इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल मेरे जहन में जो पैदा होता है, यकीनन लोगों के जहन में भी पैदा होगा कि आखिरकार ये बैन क्यों लगा। तो उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि इन्होंने हमेशा जब भी धरने निकाले लाहौर टू इस्लामाबाद और वहाँ पे जाके धरने दिए तो स्टेट रिट को चैलेंज किया इन्होंने। तो ये कोई 5वीं 6ठी दफ़े जब चैलेंज किया जिसके नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया हुआ, वो इधर से हो या उधर से हो, यानी पुलिस की जानिब से हो या TLP के एक्टिविस्ट जाएं दुनिया से, तो नुकसान तो इंसान का बहरहाल होता है। उसके साथ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हुआ। तो उसके पस मंज़र में एक दफ़े फिर डिसाइड किया गया, लेकिन पहले भी एक दफ़े बैन किया गया था और फिर बैन को उठा लिया गया था। उसकी दास्तान मैं आपको एंड पे सुनाता हूँ इस वीलॉग के। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा TLP की हिस्ट्री बयान करना चाहता हूँ कि TLP कैसे बनी। बुनियादी तौर पे TLP के जो रूह रवां थे साद रिजवी के वालिद मोहतरम मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, जो कि भटक में पैदा हुए, उसके बाद लाहौर में उन्होंने तालीम हासिल की और पीर मक्की जो दादा दरबार से थोड़ा सा आगे है वहाँ पे ये औकाफ डिपार्टमेंट की जानिब से इमाम हो गए पीर मक्की की मस्जिद में। और उसके बाद उन्होंने कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू किया और वो इमामत छोड़ दी। 2007 में वो रावलपिंडी से ही वापस आ रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका निचला धड़ मफलूज हो गया, जिसके बाद वो व्हील चेयर पे आए। उनकी जो शोहरत थी वो ये थी कि वो हाफिज़ कुरान हैं और शेखुल हदीस हैं। फिर वो अपने आप को, चूँकि जब मेरी एक दो उनसे मुलाकातें हुई तो अपने आप को वो शुगल में हाफिज़ इकबाल भी कहते थे और इकबाल के सैकड़ों फारसी अशार उन्हें अजबर थे। तो और बहुत फायर ब्रांड स्पीकर के तौर पे जो है वो बोलते थे। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उस वक्त हुई जब गवर्नर सलमान तसीर का असैसिनेशन हुआ और उनका किलर जो था गाजी मुमताज़ कादरी, जिसको गाजी का टाइटल भी TLP ने ही दिया, अरेस्ट हुआ। और उसके पीछे फिर ये फोर्सेस जो हैं बरेलवी रिलीजियस फोर्सेस वो खड़ी हुई और उसी दौरान ही तहरीक लब्बैक या रसूल के नाम से ये पार्टी आई और फिर उसी तहरीक लब्बैक या रसूल से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पॉलिटिकल विंग के तौर पे निकली 2015 में और फिर 2018 में इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वोट्स बहुत बड़ी तादाद में जो है उन्होंने लिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आपको एक बात, जो परसेप्शन डेवलप हुआ तो ये हुआ था कि हमारे ताकतवर हलकों ने इस जमात को खड़ा किया, क्योंकि वो पहले टेस्ट कर चुके थे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब में। तो चाहते थे कि उस वक्त एजेंडा ये था कि मुस्लिम लीग के वोट बैंक को डेंट डाला जाए, जिसके लिए चूँकि मुस्लिम लीग की स्ट्रेंथ जो थी वो पंजाब का वोट बैंक था और यहाँ पे डेंट डालने का मतलब ये था कि मुस्लिम लीग को कामयाबी हासिल ना कर पाए, इसलिए इस पार्टी को खड़ा किया गया। बहरहाल ये पार्टी कोई पंजाब से सीट तो नहीं जीत सकी 2018 के इलेक्शन में,
लेकिन अपने आप को इन्होंने चौथी बड़ी ताकत के तौर पे मनवा लिया। उससे पहले 2017 में एक धरना दिया था इन्होंने फैजाबाद, और उस धरने के आखिर में वो नज़र आया था कि उस वक्त के जो एक अहम शख्सियत थे जनरल फैज़ हमीद, जो जनरल थे उस वक्त, वो इनको डिस्पर्स करने गए हैं हुकूमत की दरख्वास्त भी, यानी PMLN की हुकूमत थी, शाहिद खान अब्बासी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये धरना ख़त्म करवाने गए और ये लोगों में पैसे बांट रहे थे, जिसको जस्टिफाई फिर इस तरह किया कि लोग दूर दूर से आए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो ये पैसे उसलिए बांटे गए। उसके बाद मौलाना खादिम रिजवी अरेस्ट भी हुए, जेल में भी रहे, और फिर बाहर आए, फिर उन्होंने धरना दिया, और उस धरने में उन्होंने कहा, ये 2020 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं अब बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या साजिशें होती रही। अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी ने उन्हें मोहलत ना दी कि वो सच कौम को बता सकते, और वो मुख्तसर अलालत के बाद 2020 में दुनिया से चले गए। और उनकी नमाज जनाजा पे मौजूदा TLP के अमीर साद रिजवी, जो उनके बड़े साहबजादे हैं, 6 बच्चे हैं उनके, उनमें से सबसे बड़े, इन्होंने खुद इमामत करवाई मीनार पाकिस्तान पे। और मीनार पाकिस्तान पे जो क्राउड था, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि TLP एक वाकई में एक बड़ी ताकत बन चुकी है। और वहाँ पे जो उन्होंने उसके बाद जो तकरीरें की, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि साद रिजवी भी एक फायर ब्रांड है। लेकिन उसके साथ साथ साद रिजवी ने भी एक धरना किया, कोशिश की। इसी तरह ही उनके मरकज़ जो है जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन यतीमाना चौक लाहौर में, वहाँ पे क्लैशेस हुए, जिसके बाद 2021 में TLP को फेडरल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, और उसके साथ साथ साद रिजवी को अरेस्ट कर लिया, और 109 TLP के लीडर्स को 4th शेड्यूल में डाल दिया। और फिर बाद में दोबारा कुछ अरसे बाद साद रिजवी को ना सिर्फ रिहा किया, बल्कि वो सारे लोगों के नाम 4th शेड्यूल से निकाले गए और TLP से बैन उठा लिया गया। और ये इमरान खान का दौर था जब ये हुआ, और ये यकीन दहानी कराई गई कि जो डिमांड कर रही, बस वो डिमांड कर रहे थे कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से मुल्क बदल किया जाए, फ्रांस के एम्बेसडर बदल की जाए, और इसके अलावा बड़ी डिमांड थी। और यकीन दिलाया गया जी हम इस पर बात करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे इस मामले को लेके जाएंगे। और अब फिर दोबारा TLP ने जो है वो गजा के इशू के ऊपर उस वक्त जब डील हो चुकी थी, अगरचे उन्होंने 3 अक्टूबर को अनाउंस किया था, उस वक्त तक तो पीस डील नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने ये निकाली, अपना मार्च निकाला, उस वक्त तक डील हो चुकी थी, जवाज़ नहीं बनता था। और अभी साद रिजवी कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं। DIG ऑपरेशन लाहौर ने कहा था एक बयान में कि उनके वेयर अबाउट्स का पता चल गया है, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन आज जबकि हफ्ते का रोज़ है, वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। और उसके साथ साथ एक सवाल जो पूरी कौम के जहनों पे है कि आखिर क्यों वो ताकतवर हल्के इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं जिनको वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, या वो ग्रुप्स रिवोल्ट कर जाते हैं। ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। अगर मैं शुरू करूं तो कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हों। ये नाजरीन का अपना काम है, देखें कि किस जमात के साथ तहरीक या मूवमेंट का लफ्ज़ है और उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दें। आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या मुहाजिर कौमी मूवमेंट से जुड़ के तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ और बड़ी मूवमेंट्स और तहरीक उनका ज़रा जायज़ा लीजिएगा। तो क्यों बनाते हैं ये ताकतवर हल्के इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स जो खुद कंट्रोल नहीं होते, जो रिवोल्ट करते हैं और मुआशरे में बिगाड़ का बायस बनते हैं, और उसके बाद जब वो उनके खिलाफ एक्शन करते हैं तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, इसलिए कि ऐसे ग्रुप्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल कर लेते हैं। इसके लिए जो ताकतवर हलकों को ज़रूरत है करने की, वो ये है कि एक तो पॉलिसी कंसिस्टेंट रखें, नंबर 1। दूसरी बात ये कि एक पॉलिसी वाज़े तौर पे वज़ह करें कि इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स आइंदा नहीं बनेंगे। और तीसरी सबसे अहम बात, आपने उन्हें अकोमोडेट करना है या क्रश करना है, उस पर भी यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं
کہ لیڈرشپ کی تبدیلی ہو, حکومت کی تبدیلی ہو, تو آپ کی پالیسی بھی تبدیل ہو جائے. اور اب اس بین کا بھی نہیں پتہ کہ آنے والے دنوں میں یہ بین لفٹ ہوگا یا پھر یہ بین اسی طرح جاری رہے گا. یہ ایک چھوٹا سا بریف سا میں آپ کو تازہ ترین کوئی ٹی ایل پی کی ہسٹری کے حوالے سے اور کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا. اور میں نے سوچا کہ جو کلیمز کیے جا رہے ہیں دونوں سائڈ سے, یعنی ٹی ایل پی کی جانب سے جو کلیم کیے جا رہے ہیں ان کی ڈیتھس کے یا انجریز کے, یا جو ان کے ایکٹیوسٹ ارسٹ ہوئے ہیں ان کو ان کے دیے ہوئے فگر کو اوائڈ کیا جائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں حکومتی فگرز کو بھی اوائڈ کر رہا ہوں. بات کہیں درمیان ہے, یعنی کہ دونوں طرف سے وائلنس ہوا ہے جس کا نتیجہ یقیناً اچھا نہیں نکلا. پروگرام اگر پسند آئے تو اگین آپ سے کہوں گا کہ اسے سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے. اپنا فیڈ بیک ہمیں پروگرام کے نیچے ہی اگر آپ یوٹیوب پہ دیں تو ہمارے لیے زیادہ کارآمد ہے, کیونکہ کچھ دوستوں نے بڑی شفقت کی اور اپنا فیڈ بیک مجھے واٹس ایپ پہ یا فون کر کے دے رہے ہیں. یہ پروگرام کے اینڈ پہ اگر دیں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ باعث تقویت ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.